मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला के बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 150 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यदि आप लोग प्रावैधिक कला को अच्छी तरीके से उसकी रचनाओं को सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रावैधिक कला की ढेर सारी वीडियोज़ मिलेगी जिनसे आप लोग बहुत कुछ अभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, चित्रकला प्राविधिक खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं और ये आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। आप बताएंगे 7 खानों की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई 7 खानों की होती है। दूसरा प्रश्न आपका है, अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। 5 खाने, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 खाने। एम और डब्ल्यू के लिए 5 खाने। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। आप बताएंगे 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका बा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ेंगे। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। 75 अंश का होता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दे रखे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपका है, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर 7:3 के अनुपात में करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ठीक है। 7:3। म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होता है। तो क्या होगा इसके लिए, 22:7, ठीक है। 22:7। मापनी से संबंधित आपके लिए यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं। प्रश्न आपका है 7 नंबर, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, अगर साधारण मापनी की बात हो रही होगी तो आप बताएंगे सिर्फ 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के। और अगला प्रश्न आपका है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है कि निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। तो जो निरूपक भिन्न होती है उसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा, ठीक है। छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है तो 1। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंश सदैव 1 रखा जाता है और छोटा भी होता है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें यूनिट अंकित कर सकते हैं। आप इससे पहले अभी समझ चुके थे थोड़ा पहले कि जो आपकी विकर्ण मापनी होती है उसके द्वारा हम 3 प्रकार की मापें मतलब कर सकते हैं, 3 टाइप। तो यहाँ पर आप देखिएगा विकर्ण मापनी की बात की गई है तो 3, तो 3 कहाँ पर आपका है, पहले वाले में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इस प्रश्न को अब देखिएगा। प्रश्न आपका है 12 नंबर के 4 वर्ग से में 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है तो इसकी निरूपक भिन्न बताइए। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि ये आपका डाउट जो है वो आपका कहीं पर भी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग गलत
बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीखिएगा 4 वर्ग सेमी है, 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। सबसे पहले एक छोटा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए 3 सेंटीमीटर जो है ये आपका 1 मीटर के बराबर है, 3 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो आप बताइएगा इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। तो निकालने का तरीका ये है, छोटी वाली माप जो आपकी होती है वो आप ऊपर रखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़ी माप आप नीचे रखेंगे 1 मीटर। फिर आपको पता है 3 सेंटीमीटर तो यही रहेगा, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 3 एकम 3 और ये आपका आएगा 33.33। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपका आ गया 1/33.33। ये आपकी हो गई निरूपक भिन्न। थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था कि आपसे कहा गया था कि निरूपक भिन्न का अंश हर से कैसा होता है, तो देखिए छोटा भी हो गया। दूसरी बात ये प्रश्न था कि निरूपक भिन्न का अंश सदैव होता है, सदैव 1 होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल बता दिया। अब जो आपका सवाल है ना उसको लगाने का तरीका देख लीजिएगा। सिर्फ देखिएगा यहाँ पर 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। देखिए 4 वर्ग सेमी आपका जो लिखा है इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 4 वर्ग सेमी का वर्गमूल, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और सेमी वर्ग सेमी का मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो सिर्फ आपका आएगा सेमी, ठीक है, क्या आएगा, सेमी। और 64 वर्ग मीटर, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, और वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल तो सिर्फ मीटर आ जाएगा। तो यही बात हो गई है जो आपके लिखा है 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो आपने 4 को कर दिया 2, वर्ग सेमी को हमने सेमी कर लिया, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। 64 जो आपका होता है उसका वर्गमूल 8 हो जाएगा और वर्ग मीटर का मीटर, तो हमारा निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। हमें निकालनी क्या है, निरूपक भिन्न निकालनी है। छोटी वाली माप ऊपर रखेंगे 2 सेंटीमीटर, बड़ी वाली माप नीचे रखेंगे 8 मीटर। वही तरीका लगाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, 2 सेंटीमीटर तो ऊपर आ गया, 8 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो 8 और गुणा में देखिए 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। आप यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, ऊपर आपका बचा 1, नीचे आपका आ गया 400, बस। और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। जो बहुत से लोग जो हैं ऐसे ही निकाल के ले आ रहे हैं बिना बताए कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आप सीखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे, और आपका हर एग्ज़ाम में मतलब हर बार जो है ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि निरूपक भिन्न कैसे निकालेंगे, और बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर सीखिएगा। प्रश्न आपका अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 13, 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न होगी। यहाँ पर भी वर्ग सेमी में दोनों बातें, वर्ग सेमी और वर्ग मीटर, आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 9 आपका होता है 3 सेंटीमीटर का, आपका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 वर्ग सेमी, और 144 किसका होता है, 12 का वर्ग, तो 12 मीटर। तो बस सिंपल सी बात है, आपने चेंज कर दिया कि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर हो गया, और यहाँ से आप क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर को रखेंगे ऊपर, क्योंकि छोटी वाली जो आपका मान होता है, जो आपका आपके मानचित्र के अनुसार जो मान होता है उसको ऊपर रखते हैं, वास्तविक मान आपका 12 मीटर, तो इसको आप रखेंगे नीचे। तो 3 सेंटीमीटर का तो 3 सेंटीमीटर आएगा, 12 मीटर का हो जाएगा 12 गुणा 100 सेंटीमीटर। अब आप 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 आपका जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर आपका 1, नीचे आपका 400, तो इस तरीके से आप हल कर देंगे। आपका इसका भी आंसर आ गया 1/400, ठीक है, 1/400। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 14 नंबर, 5 मीटर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाले मापनी की निरूपक भिन्न मतलब RF याद कीजिए। अब ये आपके लिए आ चुका है बिल्कुल सिंपल सवाल, इसमें वर्ग में तो है ही नहीं। तो 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने पर, तो 2 सेंटीमीटर आपका ऊपर रहेगा और 5 मीटर आपका रहेगा नीचे। तो 2 सेंटीमीटर तो आपका यही हो गया, ठीक है, और 5 मीटर हो गया आपका 5 गुणा, और 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, इतना हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब हो गया, और आप 2 से काटेंगे आपका जाएगा 50 बार, तो ऊपर 1 बटा में कितना आएगा 250। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निरूपक भिन्न को निकालना सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि मैं लिख रहा था कि 3 सेंटीमीटर जो है वो आपका 5 मीटर के बराबर है। इस टाइप के आपके सवाल लग रहे थे, तो आप देख रहे थे कि 3 सेंटीमीटर ऊपर लिखा, 5 मीटर नीचे लिखा, तो 3 सेंटीमीटर और 5 मीटर में हो गया 5 × 100 सेंटीमीटर। और आपका हुआ क्या, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया कट, आपका बच्चा कितना, 3 से और कट जाएगा, तो मतलब मात्रक तो चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मीटर, ना किलोमीटर, ना मिलीमीटर, ना सेंटीमीटर, कोई सा मीटर नहीं, मतलब कुछ नहीं नहीं होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने इसीलिए आपको बताया है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि निरूपक भिन्न की कोई इकाई होती ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है। समपरिमाण, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30, 60, 90। आगे देखिएगा, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रश्न है कि 5 सेमी बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो 5 सेमी बराबर 3 मीटर, तो आपका जो आर एफ निकलेगा, निरूपक भिन्न आपकी जो निकलेगी वो आपकी हो जाएगी, छोटी वाली माप ऊपर रखेंगे, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और अपान में कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर अपान में आपका हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि 300 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ये तो कट गया, 5 से आप काटेंगे, एक बार जाएगा, जाएगा 5 × 6 = 0, 1/60 निकल के आ जाएगा। 1/60 मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सा वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इतने ढेर सारे सवाल लगाने के बाद अब आप लोगों का एक भी डाउट नहीं बचा होगा कि निरूपक भिन्न आखिर कैसे निकालते हैं। एक बचा हुआ है, देखिएगा, 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो इसके निरूपक भिन्न क्या होंगे, जो छोटी वाली माप उसको ऊपर रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, अपान में कर देंगे 1 मीटर। आपको पता है कि देखिए 2.5 सेंटीमीटर तो यही रहेगा, 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, पॉइंट रहोगे बट्टे में आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, एक आपका जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और 25 से काटोगे, 25 चौका 100, एक जीरो लगा था, तो 1/40, 1/40 आपका सा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/40 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर अब क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त से संबंधित आपके सामने सवाल आ चुके हैं। 19 नंबर है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या करना, एक आकृति के बराबर। देखिए बात को आप सही से समझिएगा तो आप समझ जाएंगे, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का मतलब क्या है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत से सवाल पढ़ाए हैं कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग कैसे बनाएं, तो उनमें होगा क्या, उनमें दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यही बात आपसे यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो समान बना हो जाएगा। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और वहाँ से आप लोग ढेर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना होता है। तो ये आप बताएंगे बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है और इसके विकर्ण जो आपका होता है इस पर बना होता है एक वर्ग, और इन दोनों भुजाओं पर एक वर्ग बना होता है। तो इन दोनों का जो आपका योग होता है वो तीसरे वाले के योग के बराबर होता है, समान होता है। तो आप यहाँ पर बता देंगे, आपका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो जितनी बड़ी हो एक बार देख लीजिएगा, पेपर में 10 नंबर समझ जाएगा। आप लोग बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं जो आपके विकल्प में आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 21, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, क्या है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव कितना होता है।
देखिए अभी आप बात नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक अर्धवृत्त मान लीजिए आपने इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना दिया, बन गया ये अर्धवृत्त, ठीक है। इसका ये हो गया केंद्र। सवाल ये कह रहा है किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर। अब आप क्या करें, आप इस वाले व्यास को मान लें कि ये आपका हो गया आधार, ठीक है। उसकी परिधि पर कहीं एक बिंदु से, मान लीजिए हमने एक बिंदु ये कह लिया यहाँ से, उसके सिरों को मिलाने पर, इसके सिरों को मिला लीजिए इस तरीके से, तो आपका जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण ये कितना होगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा 90 अंश का होगा, ठीक है। हमेशा कैसे भी आप एक त्रिभुज की रचना कर लें, आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसके लिए याद रखेंगे मध्यानुपाती अनुपात आप ज्ञात करते हैं। आपका ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं, ठीक है। आयत के बराबर वर्ग कैसे बनाते हैं, चाहे तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिखा दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से आपको पता लग जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दा वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दा। आगे देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। अगर आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, नहीं पता है, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, ठीक है, और गुणा में आप करेंगे ऊंचाई। ये आपका होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और यहाँ पर आपसे कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल कितना होता है, तो आधार ऊंचाई गुणनफल का कितना 1/2 होता है, मतलब आधा होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, इसलिए आपका यहाँ पर बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न आपका 25 है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। फिर से बात समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितने गुना होगा। आप बताएंगे 2 गुना। मैंने एक रचना आपको सिखाई है, ठीक है, कि किसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक आयत बनाना पड़ता है, फिर हमें आयत की ऊंचाई जो आपकी होती है ना, आयत की चौड़ाई, उसको हमें क्या करना पड़ता, डबल करना पड़ता है, और डबल करने के बाद एक लाइन कर देंगे, और इस तरीके से आप कहीं से भी मतलब बना दें एक त्रिभुज, तो आपका वो त्रिभुज जो बनेगा उसका जो आपका क्षेत्रफल होगा वो आपका इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ऊंचाई को आप ध्यान रखेंगे कितना करेंगे, डबल करना पड़ता है। तो बस यही है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, सीख भी लीजिएगा। आगे आपसे कहा गया है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे 2, ठीक है। कितनी होती हैं, 2। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो आप बताएंगे वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है, वक्र को। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे रचनात्मक ठोस ज्यामिति, तो इसमें देखिएगा ये सब प्रश्न आपके आए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भी। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आयताकार फलक की बात की गई तो आप याद रखेंगे समपार्श्व में होते हैं, आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म समपार्श्व का अनुविच्छेद क्या होगा, समपंचभुज होगा, ठीक है, क्योंकि पंचभुजाकार है तो इसका अनुच्छेद होगा, कैसा होगा, समपंचभुज होगा। एक घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। आपको पता है घन कैसा होता है, इस तरीके से एक वर्ग आपका और एक और वर्ग बना लीजिएगा, और इस तरीके से आपका क्या होता है, घन होता है। एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके चारों तरफ के 4 और ऊपर नीचे के 2, जैसे आप एक कमरे के अंदर पहुंच जाइए, कमरे की छत और नीचे फर्श और चारों तरफ जो आपकी दीवारें होती हैं, तो 4 उधर और ऊपर नीचे 2, 6। इसलिए आप ध्यान रखेंगे एक घन में कितने फलक होते हैं, 6, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि
घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? देखिए घन है तो घन जो होता है आप समझ जाएगा, उसका एक फलक वर्ग के समान होता है। तो प्रत्येक फलक कैसा होगा? वर्गाकार आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर सा वाला करेक्ट होगा, वर्गाकार। त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? देखिए त्रिभुजाकार है तो इसलिए 3 होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुजाकार में कितने? 3। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? जो समपार्श्व होता है उसका पार्श्व किस आकार का होता है? समपार्श्व में आप याद रखिएगा आयताकार होता है, ठीक है। समपार्श्व का जो आपका पार्श्व होता है कैसा होता है? आयताकार होता है। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या है? तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो साफ ना दिख रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखने लगेगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? सोचे स्तंभ में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सोचे स्तंभ। किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? शंकु का आधार कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। जो आपने देखी होगी कि बर्थडे जब होता है ना, तो जो आपकी टोपी जो आती है टोपी, तो इस तरीके से होती है शंकु के आकार की। तो उसमें नीचे आपका जो है कैसा होता है? वृत्ताकार आपका आकार होता है, ठीक है। यही बात आपसे पूछी गई है तो आप बताएंगे वृत्ताकार। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा, जब एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा वृत्ताकार। आपने देखा होगा बेलन कैसा होता है, इस तरीके से आपने बेलन का चित्र देखा होगा बना हुआ, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये बेलन हो गया। तो बेलन का दोनों सिरे कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। आगे आपसे प्रश्न कहा गया है, प्रश्न में क्या है कि पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं? कितने होते हैं? 5, ठीक है। सूची स्तंभ है इसलिए इसमें पंचभुजाकार है तो कितने होंगे आप बताएंगे? 5। किसी गोले का उत्सेद व अनुविच्छेद क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा वृत्त अपान वृत्त, ठीक है, याद रखेंगे। वृत्त और बट्टा में भी आप वृत्त लिख देंगे। क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उत्सेद कैसा होगा? तो आप बताएंगे आयताकार हो जाएगा। कैसा होगा? आयताकार, ठीक है, आयताकार। आगे आप लोग देखेंगे, आगे प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविच्छेद होगा। तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? शंकु और बेलन का पार्श्व कैसा होता है? वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार, मतलब वक्र के आकार का होता है। एक घन के कितने कोर होते हैं? कितने कोर माने किनारे। जैसे घन आपने देखा इस तरीके से आपका घन होता है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर घन बन गया है, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। कोर का मतलब आप लाइनें गिनिएगा, जैसे देखिएगा 1 2 3 4, 4 आगे, फिर 5 6 7 8 और एक 9 10 11 12। तो ये आपके हो गए किनारे या कोर। कितनी हो गई? 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 44 आ चुका है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? उसका नाम है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड जो होता है इसमें त्रिभुज के आकार के फलक होते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? वर्गाकार जो आपका प्रिज्म होता है उसमें आप बताएंगे 4 आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए है, ऊंचाई b है, तो इस किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो अगर आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वही बात आपके यहाँ पर है, 2 इंटू ए प्लस बी आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पर क्या है? आगे आपका प्रश्न है कि षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? आप बताएंगे 6 होते हैं, ठीक है, क्योंकि षटभुजाकार है तो आप ध्यान रखेंगे 6। किसी वर्गाकार प्रिज्म मतलब समपार्श्व का अनुविच्छेद उत्सेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है?
तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा वर्ग अपान आयत। ठीक है, वर्ग अपान आयत। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका है किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है। ऐसी कंडीशन में यह एक आयत होगा। सममिति चित्रण। किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो एक साथ 3 विमाएं मिलती हैं। कितनी? 3 विमाएं मिलती हैं। याद रखिएगा, 11, 12, 13, 15 में आ चुका है। सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं? 30 डिग्री का कोण जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने का? 30 अंश का प्रयोग करते हैं कोण। अगर आपको प्रावैधिक कला की अच्छी तरीके से तैयारी अभी करनी है, ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और आप लोग जब उसको ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी रचनाओं वाली। अगर आप उन्हें सीख गए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगी? आयत। ठीक है, आयत। सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? तो इन्हें गहरे बिंदुदार, ठीक है, रेखाओं के द्वारा दिखाना चाहिए। गहरी। सममिति चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? तो ये बराबर होता है। ठीक है, बराबर। सममिति चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? 120 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, 120 अंश का कोण बनाते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है, तो कैसा होता है? शुद्ध सेमी से छोटा होता है। यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? तो ढक्कन की लंबाई भी 6 इंच होगी। ठीक है, यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, मोटाई 1 सेमी है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो इसकी काट क्या होगी? 1 वर्ग सेमी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा है, एल कैसे बनाते हैं, टी कैसे बनाते हैं, ठीक है, एफ कैसे बनाते हैं, एच कैसे बनाते हैं, इन 4 अक्षरों को सीख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार कोई ना कोई इन्हीं में से आपको मिल जाता है, कोई ना कोई एक अक्षर बनाने के लिए आता है। सममित चित्र 16 नंबर का। तो ये चारों चित्र जो आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा उसका। आगे देखिएगा, 60 नंबर में आपका लिखा हुआ है कि सममिति चित्र बनाने से पहले कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो सबसे पहले आधा रेखा खींची जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी आप लोग 60 प्रश्न को समाप्त कर चुके हो, वहाँ से आपका बेसिक एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपको और भी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे फटाफट से। ठीक है, तो अब आपको वही प्रश्न हो सकता है मिले, रिवीजन आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इन्हें फटाफट से देख लीजिएगा, इसके बाद में आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं पहले। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में कैसा करना? समान बनाना। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके थे इससे पहले। दूसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका है कि एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं? भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। अब कभी कभी पेपर में क्या होता है, वो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ए अगर हम भुजा कह लें तो भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई होती क्या है? होती तो भुजा ही है। तो भुजा की भुजा में गुणा कर देते हैं, तो उससे वर्ग का क्षेत्रफल भी आ जाएगा और आयत का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। इसलिए पेपर में भुजा को भुजा से लिख दिया गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ गए होंगे बात को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 3 है कि एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि 2 त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही आधार पर, एक आधार है, ठीक है,
समान ऊंचाई वाले दो बने हैं त्रिभुज। एक इस तरीके से बना है, एक बना है आपका इस तरीके से आपका बना है, और एक बना आपका इस तरीके से है। और आपसे कहा यह गया है कि दोनों का आधार एक है, इनकी ऊंचाई जो है, जितनी इनकी हाइट जो है, हाइट ये भी दोनों की एक है और आधार भी एक है। तो इनका क्षेत्रफल कैसा होगा? तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आयत जो आपका त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। दोनों का आधार बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर, इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। सूत्र भी याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपसे कहा गया है 4 नंबर प्रश्न आपका है कि यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर, चौड़ाई 2 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, 2 सेमी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेसीमीटर लिखा हुआ यहाँ पर है, तो किलो हेक्टो डेका यूनियन डेसी सेमी मिली। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर जो होता है उसमें कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 डेसीमीटर में कितने हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर। तो 20 तो आपका हो गया ये आयत की लंबाई, और 2 सेमी हो गई चौड़ाई। और आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 गुणा 10 कितना आएगा? 2 गुणा 20, ठीक है, 2 गुणा कितना करेंगे? 20, तो कितना आएगा? 40, ठीक है। तो 40 आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पर घा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक बात, 40 सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कोई क्षेत्रफल आपका होता है हमेशा स्क्वायर में होता है बात। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, 7 डेसीमीटर लंबी और 4 सेमी चौड़ी आयत में 2-2 सेमी की भुजा के वर्ग बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे? आपसे यहाँ पर ये कहा गया है 7 डेसीमीटर लंबी है, इसका मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 में हो गए 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और 4 सेमी चौड़ी आयत है, तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया? 280 सेमी स्क्वायर, ये आपका आयत का आ गया क्षेत्रफल। इन्होंने कहा है कि 2-2 सेमी की भुजा के कितने वर्ग बनेंगे। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2-2 सेमी, मतलब 2 गुणा 2 कितना आपका? 4 सेमी स्क्वायर आपका हो गया एक वर्ग का क्षेत्रफल। आपको टोटल निकालना है वर्ग, तो इसके लिए आपको 280 में 4 से भाग कर देना है। 4 सत्ते 28, मतलब 70 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख के लगाया है, सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपका जो है 70 ही होगा। एक त्रिभुज का आधार से 6 सेमी है, ऊंचाई 2 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बताइएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार 6, ऊंचाई 2, बस ये होता है। 2 से आपका 2 चला जाएगा, आपका बचा कितना? 6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 06 वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर की, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। तो यदि क्या बराबर हो? आधार बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? ये प्रश्न आपका पहले आ चुका है कि जो दो भुजाओं पर वर्ग बनता है वो विकर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर मतलब समान होता है, इसलिए आपका यहाँ पर का जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव कितना होता है? 90 डिग्री। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई एक अर्धवृत्त है और इसका आधार वही रहने दीजिए और आप इससे कहीं पर भी एक त्रिभुज बना दीजिएगा, तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो पहले आप लोग पढ़ चुके थे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। 2006 में आ चुका है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल पूछ भी लिया आता है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर माने त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर घा वाला आपका बिल्कुल
सही है। आगे देखिएगा, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? समान। देखिए ये आपका कोई वृत्त है, ये आपका कोई भी वृत्त है, इसका ये है व्यास, ठीक है, ये तो आपका व्यास हो गया। और इन्होंने कहा है कोई दो व्यास अनुपात में कैसे होंगे, तो चाहे आप व्यास ऐसे खींचिए, चाहे आप व्यास इस तरीके से खींचिएगा, बराबर होंगे ना, इसलिए आपका समान हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, आगे आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि 3 सेमी व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है। इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का 3/7 गुना है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये सवाल आपको थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे लगेगा, आप चाहें तो सीख लें। 3 सेमी व्यास का एक वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है। एक आपका वृत्त है, इस वृत्त का व्यास कितना है, यह आपका है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3/2, व्यास की आधी हो जाएगी, 3/2 आपकी इसकी त्रिज्या हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आयत के बराबर है, तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ एक आयत, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का 3 सही 1/7 गुना है, तो इसका आधार कितना है? त्रिज्या का 3 सही 1/7 गुना। त्रिज्या कितनी है? 3/2, और इसका कितना है? 3 सतह 21, 22/7 गुना, 22/7। इतनी आपका क्या है? ये आपकी है चौड़ाई, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपको निकालनी है इसकी ऊंचाई, आयत में मतलब वही आपकी चौड़ाई, वही आपको निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उतना आयत का क्षेत्रफल होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर कितना आपका है? 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2 गुणा 3/2, ये आपका हो गया बराबर। और आयत का क्या होगा? लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई तो आपकी हो गई 3/2 गुणा 22/7, और ये आपका होगा एच। 3/2 से आपका ये कट गया, 22/7 से आपका ये कट गया, आपका एच कितना बचा है? 3/2, मतलब 1.5। तो आपका 1.5 सेमी आपका आ जाएगा यहाँ पर, खा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर। आगे देखिएगा, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषट्भुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 60 अंश का हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी और छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? मध्य अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप पहले भी इसको देख चुके हैं एक बार। देखिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? ये भी आ चुका है पहले, इससे समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। किसी दीर्घवृत्त के बाहर बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान है? तो आप बताएंगे मध्यानुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है, मध्यानुपात ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? वृत्त की त्रिज्या को, ठीक है। पूछा क्या गया? समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? त्रिज्या का उपयोग करेंगे। विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज के यदि 6 संभाग किए जाते हैं तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाती हैं। शेष 2 आकृतियां क्या बनाएंगी? आप बताएंगे त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगी? त्रिभुज। अगला है, यदि किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यदि समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दोगुना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन सा भाग होगा? तो आप बताएंगे समान, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज आपका है, इसका आंतरिक कोण कितना होता है? एक मिनट, क्या रखा है? किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है? जैसे इस तरीके से आपका ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज,
और इसका आपसे पूछा गया बहिष्कोण, तो ये अंदर वाला कोण होता है 60 अंश का, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 120 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर बताएंगे 120 अंश। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह क्या होता है, वह होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो घा आपका यहाँ पर हो जाएगा। दीर्घ वृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 होती हैं। ठीक है, 2। आगे है कि दीर्घ वृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, तो आप बताएंगे नंबर 1 नंबर 2 करके। ठीक है, इस तरीके से ना 1 और ना 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नाभियों करते हैं, नाभि 1 नाभि 2 इस तरीके से। ठीक है, 24 नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ एक दीर्घ वृत्त में का खा दीर्घ अक्ष और गा घा लघु अक्ष हैं। का खा को ज्यों ज्यों छोटा करते जाते हैं गा घा उसी अनुपात में होता जाता है, तो कैसा होता जाएगा, तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एक को छोटा करेंगे दूसरा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका खा होगा। यदि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाता है, आप बताएंगे वृत्त बन जाता है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके और भी आगे बचे हुए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे, तो थोड़ी देर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अविलंब वह रेखा है जो दीर्घ वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है, तो ये आप बताएंगे समकोण। ठीक है, क्या बताएंगे, समकोण। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो ये जो आपकी है ये वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं, तो क्या खींचते हैं, रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से समकोण की स्थिति पर होते हैं। ठीक है, कौन सी स्थिति है, समकोण। दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और इसे इसके दोनों नाभियों से जोड़ दिया जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है, समान होता है। ठोसों में कितने आयाम होते हैं, आप बताएंगे 3 आयाम होते हैं। ठीक है, ठोसों में कितने आयाम होते हैं, 3। किसी समपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह कैसा होता है, तो वह वर्गाकार होगा। ठीक है, बात समझिएगा, वर्गाकार होगा। उस ठोस को क्या कहते हैं जिसमें 2 सिरे होते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे समपार्श्व। ठीक है, समपार्श्व कहते हैं जिसमें 2 सिरे होते हैं। किसी समपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, किसी समपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, अक्ष। किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे आप लोग कहेंगे अक्ष रेखा। सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष रेखा। जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा। त्रिभुजाकार समपार्श्व के दोनों सिरे क्या होते हैं, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज होंगे। ठीक है, सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं शिरोबिंदु पर। ठीक है, शिरोबिंदु पर मिलते हैं। किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्ण करने से क्या बनता है, तो घूर्ण करने से क्या बनेगा, बेलन। ठीक है, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर उसके चारों ओर घुमाएं तो बेलन के आकार की आपका जो है मतलब बेलन बन जाएगा एक तरीके से। आगे आपका लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा जो होती है मतलब इस तरीके से आप देखिए समकोण हो गया और इसकी लंब जो भुजा ये वाली है इसके चारों तरफ घूम जाएगा, तो आप घूमेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होता है आप सब लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, शंकु आपका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं शंकु बन जाएगा। सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार क्या होता है, तो इसका जो आकार आपका होता है ये त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, सूची स्तंभ के समपार्श्व का आकार क्या होता है, त्रिभुज होता है। समपार्श्व के पार्श्वों का आकार क्या होता है, अभी था सूची स्तंभ और अगला है समपार्श्व, दोनों में देखिएगा क्या है। ठीक है, तो समपार्श्व की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे,
आयताकार होता है, ठीक है, आयत होता है। याद रखिएगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अब फिर से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है फटाफट से, ठीक है। रिवीजन आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर हो रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट से कर लीजिएगा। यदि वर्गाकार समपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं? घन की बात की गई है। घन में 6 आपके फलक होते हैं तो 6 पार्श्व आपके हो जाएंगे। यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति है? बताइएगा। यदि ईंट जो है वो एक ठोस में आती है तो फुटबॉल भी आपकी ठोस आकृति में ही यहाँ पर आएगी, ठीक है। गेंद में वक्र पृष्ठ है। गेंद की बात की जाएगी कि वक्र पृष्ठ कितने हैं तो आप बताएंगे एक, ठीक है। दीवार पृथ्वी पर लंब है तो दीवार, तो पृथ्वी दीवार पर क्या है? दीवार कैसी है? पृथ्वी पर लंब है। तो पृथ्वी दीवार पर क्या है? तो इसका जवाब आप देंगे यहाँ पर क्षैतिज, ठीक है। ये तो आपकी पृथ्वी क्षैतिज है और इस पर ये दीवार आपकी है लंब, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में अनुविक्षेप कहाँ से दिखाई देता है? तो ये आपका दिखाई देता है ऊपर से। कहाँ से? ऊपर से। आगे देखेंगे आप लोग, लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में उत्सेद दिखाई देता है। तो उत्सेद की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे सामने से दिखाई देता है। लांबिक प्रक्षेप के प्रथम कोण में पक्षोत्सेद दिखाई देता है। ये कहाँ से दिखाई देता है? तो ये आप बताएंगे बराबर से दिखाई देता है, ठीक है। देखिए, थोड़े प्रश्न जब निकलेंगे उसके बाद में आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। थोड़े प्रश्न बचे हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग 30-40 प्रश्न भी आपके और बचे हुए हैं। क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर समतल। ये आप पढ़ चुके हैं अभी पहले। सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? तो आप बताएंगे 3 आयाम दिखाई देते हैं। और अब आपके सामने आ चुके हैं सममित वाले प्रश्न, मतलब जो आप पढ़ भी चुके हैं पहले से। रिवीजन फटाफट करिएगा, एक प्रश्न आपको मिलने वाला है इसमें से। सममित के आगे लिखा है, सममिति मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार से कितने अंश के कोण पर होती है? 45 के कोण पर होती है शुद्ध सेमी, ठीक है। कितना कोण आपका हो जाएगा? 45 डिग्री। सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? तो कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचेंगे हम लोग? तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके लिए आपको प्रक्षेप खींचना है 45 डिग्री की रेखा से 30 डिग्री की रेखा तक। सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं? 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर। सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को कहते क्या हैं? तो इन तीनों किनारों का नाम क्या होता है? सममिति अक्ष होता है, ठीक है, सममिति अक्ष। सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी छोटी होती हैं? कितनी होती हैं? तो छोटी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपका है, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं? छोटी होती हैं। सममित चित्र में कौन सा पार्श्व दिखाई देता है? तो इसमें आपका दायां, बायां, ऊपर, ये 3 पार्श्व आपके दिखाई देते हैं। एक षटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं? ठीक है, षटभुजाकार की बात की गई है, समपार्श्व की बात की गई है और आपसे पूछा क्या गया? सिरों की बात की गई है। कितने सिरे दिखाई देते हैं? तो सिरे कितने हैं? तो आप बताएंगे 2 सिरे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला है कि एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व दिखाए देते हैं? अब सूची स्तंभ की बात की गई है और कैसा है? पंचभुजाकार। तो आप बताएंगे 5, ठीक है। सूची स्तंभ कितने? 5। और पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व दिखाए जाते हैं? तो समपार्श्व की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? 5, ठीक है। क्या बताएंगे आप? 5। पार्श्व की बात की जाएगी तो यहाँ पर भी 5, सूची स्तंभ में भी, समपार्श्व में भी कितने? 5। एक आयताकार समपार्श्व का कौन सी स्थिति में सममिति चित्र बनाना संभव नहीं होता है? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो आप बताएंगे क्षैतिज कंडीशन में। सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? तो इन्हें हमें दिखाना चाहिए किस रेखा के द्वारा? गहरी बिंदुदार, ठीक है, गहरी बिंदुदार रेखा के द्वारा दिखाना चाहिए। त्रिभुजाकार समपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी?
तो इसके लिए 3 बनेगी रेखाएं, 3। रोमन अक्षरों में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों की तुलना में कितनी रहती है? तो ये आपकी कम रहती है। ठीक है, रोमन अक्षरों में जो है मोटाई कैसी होती है? कम रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे लिए आ चुका है 65 नंबर प्रश्न आपका है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिएगा, क्या है कि ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली के देवनागरी लिपि को किस यंत्र में से लिखते हैं? तो सरकंडे की कलम से लिखते हैं। फिलहाल ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस टाइप का नहीं आता है। ठीक है, लेकिन चलिए देख लेते हैं फटाफट से इनको भी। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को हम लोग क्या कहते हैं? तिरछे अक्षर कहते हैं इटैलिक। ठीक है, क्या कहते हैं? इटैलिक। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? तो इसमें आप बताएंगे कोई नहीं। ठीक है, AVA और AYA के बीच कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त रहेगा? इनके बीच में भी एक मत छोड़िएगा। ठीक है, एक भी मत छोड़िएगा। और आगे देखिएगा, यदि अक्षरों की लंबाई 30 मिमी ली है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त है? तो कितनी दूरी आपकी सही रहेगी? 10 mm। ठीक है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त होता है? तो इसके लिए 2:3:2 का अनुपात रखना जो है उचित होता है। ठीक है, इसके बाद तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त होता है? तो इनके लिए आप बताएंगे कितना? तो 85 डिग्री। ठीक है, तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? तो इसके लिए हम लोग दूरी कैसे रखते हैं? समान दूरी रखते हैं। ठीक है, कितनी दूरी? एक समान दूरी रखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा? तो ब्लॉक कितने? 23। 1 मीटर का 1,000वां भाग है, तो 1 मीटर का 1,000वां भाग क्या है? मिलीमीटर। कैसे? देखिए, 1 मीटर में कितने होते हैं? 1,000 होते हैं मिलीमीटर। ठीक है, MM, समझिएगा, MM होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 1,000, तो हज़ारवां भाग क्या होगा? मिलीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 100वां भाग क्या है? 1 किलोमीटर का 100वां भाग आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? डेकामीटर। किलो, हेक्टो, डेका, यूनियन, तो किलोमीटर से यहाँ तक आएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका 100वां भाग कौन सा है? डेकामीटर। निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिससे प्रकट होता है वह क्या होता है? जिससे प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानचित्र की दूरी। ठीक है, क्योंकि निरूपक भिन्न के बारे में आपको बता चुके हैं। ऊपर रखेंगे आप लोग मानचित्र की दूरी, अपान में वास्तविक दूरी रखेंगे। ठीक है, आदर्श मापने की लंबाई लगभग अथवा निकटस्थ किसके कितने सेमी रहनी चाहिए? आदर्श मापने की लंबाई जो होती है कितने सेंटीमीटर? तो चलिए हम लोग इसके बारे में फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बताएंगे 15 सेंटीमीटर। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? अब जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं वो आपके सब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप बताएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 अंश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सही से नहीं रखा है, 70 लिख दिया है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 75 अंश। आप इससे जो पहले प्रश्न आपके सामने एक बार आ चुका है ना, वहाँ पर आपका 75 अंश ही बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर 75 अंश ही आपका होगा। अगला आपका है 79 नंबर। क्या लिखा हुआ है कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं? तो साधारण की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साधारण में सिर्फ 2। ठीक है, क्या बताएंगे? 2। तो इसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गा वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपके सामने प्रश्न आए थे कि साधारण मापनी होगी तो आप बताएंगे 2, और अगर विकर्ण मापनी होगी तो आप बताएंगे 3। ठीक है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें यूनिट अंकित करते हैं? तो विकर्ण मापनी है, 3 हो जाएंगे, तो आपका पहला वाला बन जाएगा का वाला। ठीक है, कौन सा बनेगा? का आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे आपके सामने वही सवाल आ चुके हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिवीजन के तौर पर फटाफट से देखिएगा। 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर, 4 वाले कर लेंगे आप लोग 2 सेमी, 64 वाला आपका हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल दिया। भिन्न निकालेंगे तो पहले छोटी वाली माप 2 सेंटीमीटर, अपान में 8 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर, और अपान में कितना? 800 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हट गया और 2 से आपका गया 400 बार,
तो 1/400 आपका आएगा। मैं आपको ये सवाल आपको इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए 1/400 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी आप निकाल देंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी आपका 1/400 आ जाएगा। ये प्रश्न आपका आ चुका है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको ये भी प्रश्न बता चुका हूँ कि 5 मीटर को 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी। ये भी आपको बता चुका हूँ। 1/150 कैसे निकालेंगे, 2 सेमी रखेंगे ऊपर, अपान में 5 मीटर है तो आपका हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका हो जाएगा, तो ये 5 से काटेगा 250 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण कितना होता है। तो इसके लिए आप बताएंगे 30, 60, 90 डिग्री का, ठीक है। अगला है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, तो बताना आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके लिए, ठीक है। क्या प्रश्न आपका 5 सेमी बराबर 3 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा 300 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 छक्का 30 आपका आएगा 1/60। कितना आएगा, 1/60 आपका यहाँ पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो ये किस में होते हैं, समपार्श्व में। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। त्रिभुजाकार फलक की बात की गई है सूची स्तंभ में। अगला आपका है किसी गोले का उच्छेद व अनुविच्छेद क्या होगा। वही प्रश्न आपके हैं, रिवीजन के तौर पर फटाफट देख लीजिएगा। वृत्त अपान वृत्त। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। त्रिभुजाकार फलक की बात की गई है पिरामिड में, ठीक है। एक वर्गाकार प्रिज्म के कितने आयताकार फलक होते हैं। वर्गाकार प्रिज्म है, आयताकार फलक की बात की गई है, आप क्या बताएंगे 4। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए ऊंचाई बी है और लिखा हुआ है कि उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। ए भुजा है, बी चौड़ाई है, फलक का परिमाप वही आपका 2 × a + b वाला आपका लगेगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 2 × a + b, ठीक है। षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। तो इसमें फलक की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे 6। किसी ठोस का आधार वृत्ताकार होता है, शंकु, ठीक है। वृत्ताकार किसका होगा, शंकु का। इस तरीके से ये आधार है, ये वृत्ताकार होता है शंकु का, ठीक है। निम्न में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। वर्गाकार फलक की बात की गई है, तो आप बताएंगे घन में, ठीक है। कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। तो अनुविच्छेद हमेशा किससे बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल पर, ठीक है। किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में ये आयत, ठीक है, क्या होगा आयत। किसी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी मात्राएं मिलती हैं। एक साथ में कितनी मात्राएं मिलती हैं, तो आप बताएंगे 3, ठीक है। सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 30 डिग्री के कोण का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा और आप लोग और भी रचनाओं को सीखिएगा।